Okay दोस्तों, माई सेल्फ विपिन कुमार दुबे। टुडे आई हैव कम टेकिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लेकर आया हूँ और मैं इसको बहुत ही इजी बनाने का प्रयास करूँगा, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांच से, या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, सबके लिए ये है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसको मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपके सामने एक्सप्रेस करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको मैं समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका हम यूज करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट पहले हम समझाते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। देखिए, चाहे हिंदी भाषी स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश वाले हो, सबको समझ में आएगा। कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा ना समझेगा कि इंग्लिश में सर लिखे हैं हमें नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। इसका हिंदी में इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, हम द्विपद प्रमेय की स्टडी करेंगे। बिफोर स्टडिंग बाइनोमियल थ्योरम यू हैव टू नो अबाउट द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको जानने से पहले हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन जानना होगा, यानी कि द्विपद व्यंजक जानना होता है। द्विपद व्यंजक क्या होता है, जिसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे x+2, x+3 या 3+x, x+y, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं, दो पद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आपके ये सब क्या है? द्विपद पर, ये क्या है? सब द्विपद व्यंजक हैं जिसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है? द्विपद व्यंजक है। ठीक है, तो ये तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग, सिंपली ए फार्मूला। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व द एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द्विपद व्यंजक दिया हुआ है, इस पर कोई भी पावर हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी पावर हो, एनी पावर, आपका इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, हम बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम उसका एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, बहुत ईजिली प्रसार कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एक फार्मूला है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी द्विपद प्रमेय का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, हम किसी भी पद तक हम उसका क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इस पर पावर हो, हम क्या कर सकते हैं? उसका हम प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो आपने समझा क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी दो पद का अलजेब्रिक इक्वेशन। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? एक फार्मूला है जिसके सहायता से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? हम किसी भी पद तक क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करने से पहले आपको जानना होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें यूज होगा, जिसको हम आपको बताएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद गुणांक। ठीक है, द्विपद गुणांक जैसे मान लीजिए NCR, इस प्रकार इस फॉर्म में होगा। N और R क्या है? डिजिट हैं। देखिए, फार्मूला याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी देखिएगा बड़ा सा बड़ा फार्मूला आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप हमारे वीडियो सेशन में बने बस रहिएगा। बस यही हम आशा करेंगे कि वीडियो सेशन में आप बने बस रहिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि कितना ईजी हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर है ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल। जो ऊपर हमने ऊपर लिखा, जो नीचे उसको नीचे लिखा, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ बगल में लिख दीजिए, यानी कि दोनों को घटाना यहाँ बगल में लिख दीजिए। ठीक है, तो NCR इक्वल टू क्या हुआ? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इसी को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी बाइनोमियल कोफिशिएंट लाइक सच एज 4C2. You have to determine the value of 4C2. Then by using this formula you can solve easily. कैसे? देखिए,
जो ऊपर है उसको ऊपर लिखा, जो नीचे है उसको नीचे लिखा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमने बगल में लिख दिया। बस अब इसको फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है इसको तब तक मल्टीप्लाई करिए तब तक एट लास्ट 1 ना आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए 4 3 2 1, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इसका भी वही और फिर इसका भी वही। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करने का तरीका भी इसका बताऊंगा। अब इसको क्या करिए 2 2 जा 4, फिर 2 से 2, ठीक है, फिर 3 हो गया आपका, 3 2 जा 6, कितना आया आपका 6 आया। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व किया। 4 3 2 1 2 1 2 1, ठीक है। तो 2 से आपका 2 ए वो हो गया, 2 से 2 कटा, 2 3 जा 6। इस प्रकार 4 से 2 बाइनोमियल जो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है आपने आसानी से उसकी वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपको दिया रहेगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करके आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। मान लीजिए कि अगर 6 फैक्टोरियल 2 है, कैसे इसको निकालेंगे। जो ऊपर हमने ऊपर लिखा, जो नीचे हमने नीचे लिखा, फिर दोनों का सब्ट्रैक्टर यहाँ लिखा। अब इसको हम पीछे करते जाएंगे, 6 5 4 3 2 1 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 आ गया ना तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे। इसका भी तो मतलब इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4 3 2 1 यानी कि इसी का पूरा आ जाएगा। तो हम यही इसको हमने रोक दिया, क्योंकि जो ऊपर है वही चीज़ नीचे भी देख रहे हैं, तो आसानी से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका 4 2 हो गया, ये फुल फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये आपका फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। या फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है ना। इस प्रकार से आप फैक्टोरियल मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका यूज होगा इस थ्योरम में, इसीलिए हमने पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट का मान निकालने का तरीका हमने बताया है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे, दोनों का सब्ट्रैक्शन इसके बगल में रख देना है। बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रिमूव करते हैं। Now we are going to study about the binomial theorem. I mean to say that I am going to write the formula of binomial theorem by very easiest method to learn binomial theorem. Suppose that x plus a के पावर n है, इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो प्रसार करने के लिए हम तरीका जो बता रहे हैं वो यूज करिए। जो भी फर्स्ट टर्म है, ये नहीं गिवन फर्स्ट टर्म, कोई भी फर्स्ट टर्म दिया है उसका पहले जो पावर है उसको लिखिए, और फिर एट लास्ट में जो भी आपका दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। बस जो पावर है पहले लगा दीजिए, फिर वही पावर लास्ट में लगा दीजिए। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब फिर इसके बीच में लिखिए सी एक्स ए, फिर इसे डॉट करके CXA, ठीक है, फिर डॉट करके ऐसे लिख दीजिए। कहेंगे सर ये क्या है, अब देखिए क्या है। यहाँ लिखिए NC1, यहाँ लिखिए NC2, यहाँ लिखिए NC3, यहाँ लिखिए NC4। बस चूँकि डॉट है ना तो ये R हो जाएगा। पता नहीं कौन सा टर्म है, 4 है 5 है 6 है, पता नहीं कौन सा है, तो हमने R लिख दिया। ठीक, तब हम अब देखिए यहाँ तो लिख लिए, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ ऊपर लिख देंगे, और जो यहाँ है उसको a पर पावर लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे है वो a का पावर लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे, और जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर इन दोनों का सब n-3x के पावर लिख देंगे, और जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिख देंगे। अब चाहें तो एक और बढ़ा सकते हैं, NC4 कर सकते हैं, तो x पर इन दोनों का घटाना। ठीक है, अब फिर a पर जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए NCR, तो यहाँ पे क्या आया है n-r, जो यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया, फिर ये हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आपने इसका एक्सप्रेशन, अब इसको रटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी।
नहीं रटेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और इसी को ट्राई करते हैं, एक बार और हम इसी चीज़ को बताते हैं। देखिए कैसे क्या है कि जो पहले दिया हुआ है हमने उस पर पावर लिखा, ठीक है, फिर NC1 लिखा, x पे इन दोनों का अंतर लिखा, और फिर a पर जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिखा, फिर देखिए NC2 लिखा, x पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखा, और फिर a पर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा, फिर देखिए NC3 x पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखा, और फिर a पर जो यहाँ पे है यहाँ पे लिखा। ऐसे करते करते हम NCR अगर यहाँ लिख रहे हैं तो x पे n माइनस r हो जाएगा, a पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, एंड डॉट 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 क्या हो जाएगा a टू द पावर n हो जाएगा। ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। आसान लगा होगा बहुत, तो इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस जो हमने तरीका बताया है उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ NC0 लिख सकते हैं, NCN लिख सकते हैं, बात एक ही हुई, क्योंकि NC0 NCN का मान एक होता है। इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए NC1 और NCN, ठीक है, या NC0, इन तीनों का मान एक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। NC1 NCN NC0 इन तीनों का मान एक होता है। अगर आपको जानना हो तो इसको आप कैसे जानेंगे, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। NC1 का मान n होता है, NCN और NC0 इसका मान एक होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इसको जानना हो, याद रखना तो सीधे देखिए n में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो n ही तो आएगा। n में 1 का ट्रिक है, n में 1 का डिवाइड करेंगे तो n ही आएगा ना, लेकिन n में n को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो कहेंगे सर 0 को भी लिखे हैं, तो एक फार्मूला जो मैं इसके पहले आपको बताना भूल गया, एक फार्मूला होता है NCR जो है NCN माइनस R, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आप ना हो तो आप यूज करके देख सकते हैं। NCR को हम पहले वाले फार्मूले में लिखें तो जो ऊपर है ऊपर लिखा, जो नीचे है उसको हमने नीचे लिखा, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बगल में। तो जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस n प्लस r, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेम फार्मूला आपका NCR का मिला आपको, इसलिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल n, देखिए यही फार्मूला इसका भी होता है, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। अब देखिए जब ये NCR n माइन यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ इन दोनों का कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो NCN है तो NCN यहाँ n लिखिए, इन दोनों को घटा करके यहाँ लिखिए, तो n में से क्या क्या होगा, n माइनस n करेंगे क्या होगा, 0 होगा। जब इसका मान 1 हो रहा है तो NC0 का भी मान 1 होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो ऊपर है वही नीचे डिवाइड डिवाइड किया 1 आया तो 1 लिख दिया, आज यहाँ 0 भी रहे तब भी 1 आएगा, लेकिन NC1 है तो 1 में डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, बार बार इसका यूज होगा, तो अगर 1 रहे तो n हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप प्रसार करना सीख लिए, तो अब आप बताइए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम जनरल टर्म की बात करें, मान लीजिए कि x प्लस टू द पावर n का प्रसार एक्सप्रेशन आपके सामने है, अगर हम कहें कि आप हमको बताइए कि इसका थर्ड टर्म क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। इसका तीसरा पद जब आप देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, देखेंगे तीसरा पद में यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि जो भी पद हमको अगर टर्म हमें निकालना है उस टर्म में से एक कम यहाँ पे रहेगा हमेशा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, जनरल टर्म निकालने के लिए इसकी यूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर वही चीज़ यहाँ पर अगर हमें चौथा अगर फोर्थ टर्म निकालना हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है 3 है। हमेशा जो है अगर आपको 6th टर्म निकालना हो तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 7th टर्म निकालना हो तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। जो भी टर्म निकालना पड़ रहा है उससे एक कम ही यहाँ पर मिल रहा है, गिन करके काउंट करके आप देख लीजिए, तो भी टर्म आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि
ये आपको ये जो यहाँ पे क्या है r है, तो r होने का मतलब ये कौन सा टर्म होगा, ये r+1 टर्म होगा। बात को ध्यान से समझ में रहा है ना। जैसे ये आपका 3 है तो ये कौन सा टर्म है, 3+1 यानी कि चौथा 4th टर्म है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। जो भी यहाँ पे डिजिट होगा उससे एक ज़्यादा वो टर्म की उसकी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो आप क्या लिखेंगे 2+1, तो कौन सा पद है पूरा, ये तीसरा पद है। देखिए 1 2 3 ये तीसरा पद है। तो जो भी यहाँ पे ये बेस है उसमें जब आप ऐड करेंगे 1, तो उसको वो कौन सा पद पे वो आ रहा है, कौन सी नंबर पे टर्म पे वो आ रहा है, वो यहाँ से डिसाइड होगा। कहाँ से, यहाँ से डिसाइड होगा, बहुत ईजिली, ठीक है। तो आप जान सकते हैं। अगर इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हमें इसको जानना है कि ये कौन से नंबर का पद है, तो जो भी यहाँ पे रहेगा उससे एक ज़्यादा ही ये होगा, उसी एक ज़्यादा ही संख्या का पद ये होगा। इसका मतलब ये जो आपका पद होगा वो कौन सा पद होगा, TR+1। यही जो आपका पद होगा वो ये जो आपका टर्म होगा, पद होगा, वो क्या होगा, TR+1 पद होगा। जो भी यहाँ डिजिट है, मान लीजिए यहाँ पर 4, मान लीजिए इसको प्रसाद 3 तक प्रसाद किए हैं, 4 5 यहाँ 6, बीच बीच में क्या है, यहाँ 4 आएगा, 5 आएगा, तब ना यहाँ 6 आएगा। तो अगर यहाँ 6 आ गया तो अब गिने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो अब गिनिए इसको 1 2 3 4, यहाँ 4 वाला लिखेंगे 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 5 6 फिर ये 7, तो देखेंगे 7 पद आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि जो भी पद ये होगा, आर की जो भी वैल्यू होगा उससे एक ज़्यादा ये पूरा मान आएगा, ठीक है। उससे एक ज़्यादा ये पूरे पद की संख्या आएगी, ठीक है। हमारी बात आप समझ ले होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो ये पद है वो कौन सा पद है, R+1 पद है। तो R+1 के निकले के लिए NCR लिखेंगे, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ए पर जो भी है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेकर पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब इजीएस्ट वे आप समझ लेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप कॉन्सेप्ट इसका समझिए, फिर हमें बताइएगा जो चैप्टर आपको कठिन लग रहा हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो, उसको तोड़ करके ईजी करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। बस आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। बाकी ईजी करने का तरीका हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हो, मान लीजिए कहा जाए कि हमें 6th टर्म बताइए, 6th टर्म, फाइंड 6th टर्म। कोई एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए, मान लीजिए 6th टर्म आप x+2 या x+1 2 के पावर 5, ठीक है। 5 ना मान करके इसको 7 कर दीजिए, ठीक है। कोई भी दे दिया, कह दिया इसका 6th टर्म बताइए, ठीक है। तो 6th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ T6 है तो इसको हमें लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 5+1, यानी कि R के जगह पे 5 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 को हमें 5+1 करना होगा, ठीक। तब हमें R की वैल्यू मिलेगी, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी एक एग्जांपल दे करके आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। विदाउट यूजिंग फार्मूला, आपको फार्मूला यूज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है यहाँ पे। बस आपको मेथड्स और तरीके आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब इस फार्मूले का यूज करके कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आसानी से हम बताते हैं। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल देकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये x+1/2 के पावर 3 है। बहुत सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। कहोगे सर ये तो ए प्लस बी को होल क्यूब से भी हम खोल लेंगे, खोल सकते हैं, लेकिन अभी 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तब कैसे ए प्लस बी होल क्यूब यूज करेंगे, नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम इजी क्वेश्चन आपके सामने ईजीएस्ट मेथड ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम पहले फार्मूले से इसको एक बार देखते हैं, जो आप जानते हैं उस फार्मूले का एक बार देखते हैं, और फिर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके एक बार देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, और फिर इसके टर्म हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ये आप जानते हैं। इसको थोड़ा सा खोलें तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/8 और प्लस क्या हो जाएगा 3x/2 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x² 2 और प्लस 3x क्या होगा 2 2 4। ठीक, 3x/2 का x में मल्टीप्लाई किया 3x² 2 हो गया, 3x/2 का 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 3x/4 आ गया। ठीक है, ये तो आप फार्मूला से जानते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए इसको हमें यूज करना है, हमें बाइनोमियल थ्योरम से, तो हमने क्या बताया, जो पहले है उस पर डायरेक्ट क्यूब करिए और जो लास्ट में है उस पर डायरेक्ट क्यूब करिए। ठीक है, अब बीच की चीज़ें सी एक्स ए से आपको निकालना है। सबसे पहले आप सी लिखेंगे, उसके बाद एक्स एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है, ए की जगह पे क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ एन C1, तो एन की जगह पे क्या है 3 है, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखेंगे और फिर जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर बीच में हम बढ़ेंगे तो देखिए कहाँ तक बढ़ेंगे। अब होगा NC2 और फिर x के जगह पे इन दोनों का, n के जगह पे क्या है 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे। फिर 1/2 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आपका ये तीसरा पद आ ही जाएगा 1/2 का होल क्यूब। तो आप कहें कि सर आप कैसे जाने कि अब इसके आगे नहीं होगा, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे पावर होगा उससे एक ज़्यादा ही एक्सप्रेशन होगा मात्र, बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए 3 है तो 4 टर्म ही आएंगे, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 5 आता तो 6 टर्म आता है, यहाँ स्क्वायर होता तो 3 टर्म आता। जितने यहाँ पे पावर होंगे उससे 1 मोर जो है आपके टर्म आते हैं, पद आते हैं एक ज़्यादा ही केवल। समझ में आई बात? तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, अगर इसमें 3 है तो 4 टर्म ही आएंगे। तो पहला लास्ट तो हम जान ही रहे हैं, बीच का 2 टर्म हमने लिख दिया। अब इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, हमने फार्मूला, तो ये तो फार्मूला हम कॉमन है, हम जान रहे थे, फार्मूले यूज करके हमने देखा, ये आपका आंसर आया है। अब हमने बिना फार्मूले के अब हम देख रहे हैं, मतलब अब इस फार्मूले के बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ऊपर वाला रिमूव करते हैं। ये आपका पहला वाला आंसर है। ठीक है ना, इसको चाहे तो आप मिटा सकते हैं। यहाँ देखिए अब, तो ये हो गया x³ प्लस 3C1, 3 में 1 डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा ना, 3C2 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे। 3C2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इसका एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अंदर होगा, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटा क्या आया 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट 3, और यहाँ x पे 1 है तो यहाँ x इंटू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 पर 4। ठीक है, अब फिर इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब मिला लीजिए, x³ 3x² अपान 2, 3x² अपान 2। ठीक, 3x/4 1/8। देखिए किस तरह से आपने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके भी आप इसका एक्सप्रेशन कर दिया। ठीक है ना, तो जो भी आप फार्मूले जानते हैं स्क्वायर का और क्यूब का, वो लिमिटेड होता है, वो मात्र स्क्वायर और क्यूब का ही फार्मूला यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्यूब के अलावा भी 4 5 6 7 मान लीजिए फ्रैक्शन में भी दे दे, माइनस प्लस किसी में दे दे, तो आप उसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, तो हम बाइनोमियल सिद्धांत या बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी मेथड था। तो आपने क्या देखा कि इसका जो एक्सप्रेशन था वो आसानी से ये आपका ऊपर वाला आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टडी करेंगे। अब देखिए क्या स्टडी करते हैं। एक्सपेंड किया था तो आपके सामने ये आया था। मैं छोटा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा बताऊँगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, वीडियो लॉन्ग होगा, समझना आपको बस उतना ही है, तो वो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं छोटा एग्जांपल लेकर बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। बस कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। गुणा भाग जोड़ घटाना कौन नहीं जानता। ठीक है, अगर नहीं जानता तो मैथ पढ़ना छोड़ दे। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे आपने जब एक्सपेंड किया, जो भी यहाँ पे पावर होता है उससे एक ज़्यादा आता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये कहा जाए फाइंड थर्ड टर्म ऑफ x प्लस 1/2 के पावर क्यूब, इस क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि इसका थर्ड टर्म बताइए इसके प्रसार में, ठीक है। जबकि आप जानते हैं वी नो द थर्ड टर्म ऑफ x प्लस 1/2 के पावर 3 का थर्ड टर्म क्या हो, 3x/4, यू नो, ठीक है। लेकिन आप कैसे ये जाने हैं, जब आपने इसको एक्सपेंड किया है, तो या तो एक्सपेंड करके पद जान निकालें, या तो हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, उससे आप पद आप आसानी से, टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हमें इसका क्या बताना है, थर्ड टर्म बताना है, तो थर्ड टर्म हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जनरल फार्मूला वही हमें यूज करना है, TR+1 = NCR इंटू x पे n माइनस आर इंटू ए पर आर, ठीक है। यही जनरल फार्मूला हमें यूज करना है। तो कौन सा टर्म बताना है बाबू, हमें T3 बताना है। T3 को आप क्या लिख सकते हैं, T2+1 लिख सकते हैं ना। तो R की इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 3C2 हो जाएगा, इंटू x यहाँ पे क्या है, x ही है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो आपका a है, ये क्या है, 1/2 है, तो 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, देखिए ये 3C2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3C1 हो जाएगा, 3C1 मतलब 3, तो ये 3 ही आएगा, ये x हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो इसका एक्सप्रेशन है, किसका थर्ड टर्म 3x/4, यहाँ भी मतलब ये है कि आपको 5वां 6वां 7वां 8वां कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए, 5th 6th 7th 8th कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए, या तो उसका आप प्रसार करके एक्सपेंड करके निकालिए, या बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन टेक द एनी टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। आप इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस टर्म को फाइंड कर सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है बस, नहीं तो आप पूरा एक्सपेंड करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्रॉब्लम भी होगी। तो इस फार्मूले का यूज करके कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे पहले दूसरा पूछे, चाहे तीसरा पूछे, चौथा पूछे, 5वां 7वां 8वां 9वां 10वां कोई भी पद पूछे आप निकाल सकते हैं। और एक्सपेंड आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पावर दिया रहेगा उस पावर से 1 मोर आपको एक्सपेंड करना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हम क्या बता रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम बता रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर को समझने के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 जितनी संख्या का यूज आप अपने गिनने में करते हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जो भी आप गिनने में यूज करते हैं, अब माइनस, अब देखिए गिनने में आप जो भी यूज कर रहे हैं सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उनके साथ माइनस लगा के आप बोलेंगे -1 -2 -3 -4 तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है, बस यही है। अगर 1/2 1/3 1/4 तो ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, सब बात की बात है, बस इतना जानिए। जो गिनने में आप यूज करते हैं वो सब इंटीजर हैं। अगर उनके साथ पॉजिटिव सिंबल लगा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर उनके साथ नेगेटिव सिंबल लगा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो इस तरह से केवल इंटीजर के लिए ये सारी तरीके हैं, सारे फार्मूले हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ये भी बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो अब एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो जो ए का पावर है ना, ए का पावर बस ध्यान दीजिएगा, ए का पावर बस ध्यान दीजिएगा, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसके रिलेटेड टर्म और हम बता दें, उसके बाद तब हम उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब ये कह दे, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x + 1/2 के पावर 3। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कर दिया जाए फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, इसका आपसे मिडिल टर्म पूछे तब आप क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म क्या है बताइए। इसका मिडिल टर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब आपके
पद टर्म जब इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म आते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब आपके टर्म हमेशा ऑड आते हैं तो मिडिल टर्म आपको मिल जाता है एक। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक्सप्रेशन किए और उसका इस तरह से पद आया, 7 पद तक आया वो, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये इसका मिडिल टर्म होगा। तो जब देखिए जब ऑड टर्म आएंगे ना, ऑड टर्म जब आएंगे तो सीधे बीचों बीच ही उसका मिडिल टर्म होता है, निकालना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये आपके इवन टर्म आते हैं, जैसे 1 2 3 4 इवन सम टर्म जब आते हैं तो आपको 1 2 3 4 एक इवन टर्म है ना, सम टर्म है ना 4, तो इसके दो हमेशा मिडिल टर्म आएंगे। अगर आपके ऑड मतलब विषम, जब विषम टर्म होंगे तो हमेशा इसका मिड का ही इसका मिडिल टर्म होगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। या तो इसको भी एक्सपेंड करके निकालिए या हम जो फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले का यूज करके निकालिए, ठीक है। देखिए ये चूंकि क्या है आपका, ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो जब एक्सपेंड होगा तो क्या आएगा, एक्सपेंड टर्म कितने आएंगे, जब इसको प्रसार करेंगे तब उसके पद कितने आएंगे, 4 पद आएंगे। 4 पद में मतलब 4 पद आ गया, इसका मतलब हुआ क्या कि 2 इसके आपके मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये आप क्या देख रहे हैं, 3 है, 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 3 में 1 जोड़ के हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे अगर n आपका n क्या दिया हुआ है, n ऑड दिया हुआ है, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। अगर n इक्वल टू मतलब जो भी n दिया है अगर ऑड है तो जो आपका मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसमें जब एक ऐड करेंगे तब आपका 2 से डिवाइड होगा। ये मिडिल टर्म होगा और एक जस्ट इसका अगला, मतलब ये फर्स्ट मिडिल टर्म होंगे और दूसरा मिडिल टर्म कितना कौन सा होगा, जस्ट इसका अगला। देखिए जैसे इसका ये मिडिल टर्म है और इसका जस्ट अगला भी मिडिल टर्म है, तो जब आपके n ऑड होंगे ना, ये ऑड, तो इसके 2 मिडिल टर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब सोचेंगे सर ये ऑड है फिर भी 2 मिडिल टर्म क्यों मिल रहा है, जब ये ऑड है तो इसके जो प्रसार करने पे, एक्सपेंड करने पे तो 4 टर्म आ रहा है ना, तो हमें इसको देखना है ना, इन सारे टर्म से मिड में कौन सा है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ प्रसार करेंगे, जब इवन आएगा पूरे टर्म तो उसके 2 मिड टर्म होंगे, ठीक है ना। तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ n+1 है तो n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक, 3 है ना, +1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, यानी कि इसका जो दूसरा पद होगा, इसका जो दूसरा पद होगा, सेकेंड टर्म होगा, वो पहला मिड टर्म होगा, और फिर इसको आप यूज करें तो 2+1 क्या हो गया, 3, और जो तीसरा टर्म होगा वो दूसरा मिड टर्म होगा। यानी कि आपको क्या निकालना होगा, T2 और T3 का मान निकालना होगा। जस्ट जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह के फार्मूला यूज करके दूसरा और तीसरा इसका हमें मान निकालेंगे तो देखिएगा यही आएगा। तीसरा तो अब निकाल के बता ही दिए यही आया था, दूसरा निकाल के तो बता ही दिए थे यही आया था, तीसरा और दूसरा भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, जब यहाँ पे ऑड होगा तो एक्सप्रेशन करेंगे, प्रसार करेंगे तो आपके इवन टर्म आएंगे, सम टर्म आएंगे, जब सम टर्म आएंगे तो 2 मिड टर्म होंगे, और जब प्रसार करने में आपके ऑड टर्म आ रहे हैं तो हमेशा उसका मिड वाला ही मिड टर्म आ जाएगा, ठीक है। तब आपको केवल एक ही टर्म में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देकर मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारा वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे मान लीजिए यही जो है ऐसे दिया हुआ है x+1/2 के पावर 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपका कहा जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड इट्स मिड टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, 4 दे दिया, तो 4 देने का मतलब जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो कितने टर्म तक होगा, 5 टर्म तक होगा। देखिए कैसे, तो जो फर्स्ट टर्म है उस पर यही पावर यहाँ लगा दीजिए, जो लास्ट टर्म है उस पर आप यही पावर यहाँ लगा दीजिए। अब बीच में एक्सपेंस करिए n/c1 यानी कि 4c1 × x पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर
ए पर, ए का मतलब 1/2 ये पावर ये जो है आपका, और फिर प्लस 4c2, तो क्या होगा x पर स्क्वायर इंटू, इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर वहाँ पे ना दिखे तो 1/2 के पावर 4 होगा ही होगा। और फिर a क्या है 1/2, ये स्क्वायर हो गया। और फिर क्या हो गया आपका 4c3 इंटू एक्स पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 होगा। ए का मतलब 1/2 है, तो 1/2 पे जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा, ठीक। तो आपने क्या देखा, कितने टर्म है, 5 टर्म होंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए, ये 4 हो गया, ये भी आपका 4 ही आएगा, 4x³/2। यहाँ पे देखिए 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी जस्ट इसके पहले हमने निकाला था, तो 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी, निकालिए 4c2 फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2, इनको देखिए क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, अपन इस फैक्टोरियल 2 को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 2 2 या 4, 2 3 6 आ गया, ठीक है ना। तो 4c2 का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, तो ये आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, x²/2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4c3 यानी कि 4c3 बराबर 4c1, क्योंकि 4n(CR) = n(C)n-, यानी कि 4 में 3 जाएगा, तो यानी कि 4c1, 4c3 को हम 4c1 नहीं लिख सकते हैं, n(CR) = n(C)n-r, तो 4c1 फिर 1 में 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ x हो जाएगा, इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार आपने क्या देखा, कितने टर्म इसमें आए 5 टर्म, 1 2 3 4 5। क्यों 5 आए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, जितना यहाँ रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। अब हमको इसका मीड टर्म निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला जिसके जस्ट मीड में जो होगा, ठीक है। तो जस्ट मीड में देखिए 2 टर्म के बाद भी आया है, इधर से भी 2 टर्म के बाद है, तो मीड टर्म इसका आसानी से निकल गया। तो मतलब क्या है, आप एक्सपेंड करके भी मीड टर्म निकाल सकते हैं, और जो मैंने फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूले का यूज करके भी मीड टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इफ n इज इवन टर्म देन मीड टर्म, यदि आपका n जो है इवन है, ठीक है, विषम है मतलब सम है, तब मीड टर्म क्या होगा सीधे n/2 होगा, n/2 मतलब 4/2 मतलब 2, जो दूसरा पद होगा वही आपका क्या होगा मीड टर्म होगा, ठीक। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मीड टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम निकाल कर देखेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, अगर n जो है ये अगर एक इवन है, इवन मतलब सम है, ठीक है, तब इसका जो मीड टर्म होगा वो क्या होता है n/2 + 1 होता है। तो n/2 क्या है 4/2 + 1, यानी कि ये कटा कितना आया 3। तो मीड टर्म में आपका कौन सा पद होगा t3 होगा, कौन सा पद होगा मीड टर्म t3 होगा। तो तीसरा पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा यही इसका मीड टर्म में आया भी, ठीक है ना, मीड टर्म यही ना है। अब एक्सपेंड करके भी मीड टर्म निकाल दीजिए, अब चाहिए तो फार्मूला यूज करके t3 इसमें हम क्या कर दें, इस t3 का मान निकाल दें, तब भी ये आ जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला से आपने क्या देखा था कि जो t3 था, t3 = 6s²/4 आया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको फार्मूला यूज करके भी तीसरा पद निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि यही आएगा, यही मिला यहाँ पर, ये आएगा वही यहाँ पर मिला, ठीक है। अब देखिए कैसे, कहा जाए आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन के रूप में दिया था ना,
फाइंड द मीड टर्म ऑफ x + 1/2 के पावर 4। ठीक है ना, इसका कह रहा है आप मीड टर्म निकालिए। तो जब आपने इसका एक्सपेंड किया था तो आप मीड टर्म में आपको मिल गया था तीसरा, ठीक है ना। लेकिन हम मान लीजिए हम एक्सपेंड करेंगे, हमको टाइम लगेगा, तो हम बिना एक्सपेंड किए इसका मीड टर्म निकालना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो कौन सा पद हमें निकालना पड़ेगा? तीसरा पद निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका आप देखिए, n/2 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि n इवन है, इवन सम है। सम हमेशा 2 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। हमेशा 2, कोई भी इवन है, सम है तो 2 से वो डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 से वो कट जाता है, इसलिए n/2 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब +1 लिखते ही हैं, तभी हमको मीड टर्म मिलेगा। इवन होता है तो इवन 2 से डिवाइड नहीं होगा जब तक उसमें एक ऐड ना करें, इसलिए इवन वाले में n+1 करके 2 को डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं ना? इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो फाइंड द मीड टर्म ऑफ x + 1/2 द पावर 4 का मीड टर्म निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि r+1 जो होता है वो क्या होता है? NCr इंटू x पे n - r इंटू a पर r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? T4 अगर आपको जो मीड टर्म में T3 आ रहा है ना, तो T3 अगर आपको निकालना है तो यहाँ T2 + 1 लिखना पड़ेगा, यही आपका r का मान होगा। तो n क्या है? 4 है, CR ये NCRR के जगह पे क्या है? 2 इंटू x पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इंटू फिर a पर ये लिखेंगे, a क्या है? 1/2 है। देखिए a क्या है? 1/2 का स्क्वायर, यही आपका मीड टर्म होगा। तो 4C2 की वैल्यू आपने निकाला है, क्या था? 6 था, यह x² था, 1/2 पर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से आपने फार्मूला यूज करके भी मीड टर्म आसानी से निकाल दिया, ठीक। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार और बताऊंगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में उसको रिवाइज करा दे रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने आपको बताया, क्या मैं आपको बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको बता रहा हूँ धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। क्या बता रहा हूँ मैं? धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। धन पूर्णांक का मतलब जितनी संख्याएं आप गिनते हैं उसको प्लस पॉजिटिव चिन्ह साइन लगा देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक्सप्रेशन बताया था, x + a के पावर n है, तो जो शुरू में है उस पर n करिए और फिर जो लास्ट में है उस पर आप n करिए और फिर बीच में टर्म आप भर दीजिए। कैसे? CXA फिर CXA डॉट CXA डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे n करिए, 1 करिए, यहाँ पे n- दोनों घटाइए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे n करिए, 2 करिए, n-2 करिए, जो यहाँ पे है यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ पे क्या करिए? n पता नहीं कौन सा टर्म है, r मान लीजिए, n-r करिए, ये a पर r करिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने एक्सपेंड कर दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर माइनस है तो जहाँ a पर आपका आड पावर है, जहाँ a पर आड पावर मतलब विषम पावर जहाँ a पर है उसको भी आप माइनस कर दीजिए, a प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ इवन पावर है, सम पावर है, a प्लस ही रहेगा। जहाँ माइनस देखिएगा इसका पावर, उसके बगल में क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये r हो जाएगा और फिर यहाँ पे -1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए आपको। क्योंकि बच्चों आपका काम क्या रहेगा? प्रसार कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ a पर आपको अगर आड दिखेगा वहाँ बगल में माइनस कर दीजिएगा बस। बाकी इवन वालों को आप प्लस ही करते रह दीजिएगा। इस तरह से प्रसार आप आसानी से माइनस वाले का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझाया। आपको अगर जनरल टर्म निकालना है, इसका जनरल टर्म
अब प्रसार आपको कहाँ तक करना है, प्रसार आपको एक्सपेंड लिमिट क्या होगा इसका, एक्सपेंशन लिमिट, प्रसार सीमा, एक्सपेंशन लिमिट मतलब प्रसार सीमा, हिंदी में इसको कहेंगे क्या, प्रसार सीमा कहाँ तक होगी, ये n+1 तक होगी। जहाँ जितना पावर होगा उसकी एक ज़्यादा हम इसका प्रसार करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या जनरल टर्म होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, NCR होता क्या है, ये TR+1 = NCR × x पे n-r × a पर r, ठीक है ना। हम r+1 ही करते हैं क्योंकि हमने बताया था अगर तीसरा पद हमको निकालना तो यहाँ 2 होगा, 1 कम होता है, ठीक है। इसीलिए यानी कि जो भी हमें पद निकालना उससे एक ज़्यादा, जो भी यहाँ पे रहेगा उससे एक ज़्यादा हम करेंगे तो हमको वो पद मिल जाएगा, ठीक है। तो r+1 मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिड टर्म, मिड टर्म क्या होता है, n/2 + 1 भी होता है, कब, व्हेन n इज इवन, जब आपका n क्या होगा, जो भी पावर है वो अगर इवन है तो मिड टर्म यही होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है, या तो आप ऐसे जान लीजिए या तो आप एक्सपेंड करके जानिए, ठीक। अब फिर क्या होता है, 2 भी होता है, n+1/2 या n, 2 भी मिड टर्म होते हैं, ठीक है ना। ये कब होंगे, व्हेन n इज ऑड टर्म। आज का मेरा यही था बताने का तरीका। आपको व्यापक पद निकालना है तो चाहिए तो आप उसको एक्सपेंड करके निकालिए या फार्मूला यूज करके निकालिए, मिड टर्म निकालना है तो चाहिए एक्सपेंड करके निकालिए या फार्मूला यूज करके निकालिए, ठीक है ना। तो आज तक जितना मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट करके आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमारे वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से बेनिफिट आपको मिला हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो और भी अच्छे वीडियोज़ आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, ईजी करके, मैथमेटिक्स को बिल्कुल ईजी करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, कहीं कुछ आपको सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हमें और इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें।